तो साथियों जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर यस्कीएम स्टडी के द्वारा, किसके द्वारा, यस्कीएम स्टडी के द्वारा आपका क्या किया गया है, यस्कीएम स्टडी के द्वारा आपका महाभारत बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको सभी प्रकार की मतलब सभी सब्जेक्ट की आपकी वीडियोस देने का वादा किया गया है, सभी मॉडल्स पेपर देने का वादा किया गया है। तो उस बात से हम लोग पीछे जरूर नहीं हटेंगे, ये हम लोग का वादा है, ठीक है। तो आप सभी लोग जितने भी हमारे साथी लोग जुड़े हुए हैं ना, सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से, अब आपको इतने मॉडल पेपर दे दिए जाएंगे ना, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपके 100% मतलब कि 100% जो क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ से फंस जाएंगे। और जो हमारे साथी भी ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज़रूर जाकर महाभारत बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ओनली वन कितने, 101 रुपये में। देखिए ये बहुत ही बड़ी फीस नहीं होती है, ये बहुत ही कम है। अगर आप इस एग्ज़ाम से, जो एग्ज़ाम आपका हो रहा है ना, इस एग्ज़ाम से अपना अगर आप भविष्य तय कर रहे हैं तो 101 रुपये आपके भविष्य के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते हैं लास्ट टाइम में हमें पूरा का पूरा रिवाइज करना होता है और चीज़ों को समेटना होता है, और हमें ऐसा कंटेंट चाहिए जहां से हमारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं या फंस रहे हैं, ठीक है ना। और उसका एक ही माध्यम है, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, उसका एक ही माध्यम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से एनालिसिस करके पढ़ना। तो हमारे साथियों आप सभी को पता नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैं पिछले साल आप सभी को पढ़ा रहा था, इस साल अभी आपको आर्ट का जो पोर्शन है ना, आर्ट का पोर्शन वो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे, और हाँ, हम कंटेंट से बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कंटेंट आपको भरपूर मिलेगा। और 101 रुपये जो आपने खर्च किया है ना अपने जीवन का, वो आपको ज़रूर उसका कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, ये हम लोग का वादा है। तो यहाँ पर देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, 2025 पेपर के लिए जो आपका यूपी बोर्ड में एग्ज़ाम होने वाला है, ये एसकेएम स्टडी की तरफ से जो आपका बैच लॉन्च किया गया, उसमें 2025 में जो भूगोल का मॉडल पेपर है ना, कैसा मॉडल पेपर है, एग्जैक्टली कितने नंबर का होता है, और एग्जैक्टली आपको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को कितना लिखना है, कितना छोड़ना है, और क्या क्या चीज़ें हम पढ़कर जा सकते हैं जिससे एग्ज़ाम में हमें 100% मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि हमें 100% नंबर मिले, हम 90% नंबर, 95% नंबर इस सब्जेक्ट में अचीव करें, तो आपको उसी लगन से पढ़ना भी होगा। पढ़ना कैसे होगा, स्टडी आपको कैसे करना होगा, जितने क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जितने मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करेंगे, उन मॉडल पेपर्स को एक प्रॉपर तरीके से, इसकी पीडीएफ भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ देने के साथ साथ आपको हम समय समय पर बताते भी रहेंगे क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। बिल्कुल आप लोग घबराएं नहीं, वो हमारी टेंशन है। अब अगर आप ज्वाइन हो गए हैं तब आपकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल आपका समय नहीं गंवाएं, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मॉडल पेपर की ओर चलते हैं। मॉडल पेपर क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम लोग बाद में देखते हैं। पहले आप लोग अच्छी तरीके से एक जगह कोने बैठ जाइए जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आप डिस्टर्ब ना हो, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। और अब आप किसी से मतलब ना रखिए, कोई दोस्त ना कोई यार, सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई करो, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने, अगर मानो तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने, मतलब 2 महीने बचा है आपका एग्जाम में। 24 आई थिंक 24 फरवरी से आपका एग्जाम है, ठीक है। तो देखिए आपका जो मॉडल पेपर है, ये आपका मॉडल पेपर है, इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। एग्जैक्टली किसी भी मॉडल पेपर में आपको यहाँ पर दिया जाता है, सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, लिखा रहता है, ठीक है। तो यार करेजा लोग, आप सभी लोग बस जुड़ जाइए अच्छी तरीके से, और वीडियो आपको अगर अच्छी लग जाए ना तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ये मत कहिएगा सर आप लेक्चर दे, लेकिन लेक्चर नहीं दे रहे, जो चीज़ें हैं एग्जैक्टली पहले उन चीज़ों को बता देना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। बाकी कंटेंट तो आपको ऐसा देंगे ना यार, आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि सर आप कंटेंट कहाँ से लेकर आ रहे हैं। देखिए अब चलिए हम लोग बीच बीच में कुछ बातें करेंगे, थोड़ा स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा प्यारा से कि वीडियो कैसी लगी और अच्छी तरीके से आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए नोट में आपको लिखा रहेगा, मॉडल पेपर में जो आपका पेपर मिलेगा इसमें आपको आंसर और क्वेश्चंस दोनों मिलेंगे, पूरा सोल्यूशन आपको, फुल सोल्यूशन इसमें दिया जाएगा।
प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित। शुरू को जो 15 मिनट आपको दिए जाएंगे ना, वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। हालांकि इतना समय में आप प्रश्न पत्र पढ़ नहीं पाएंगे और कम ही समय आपको लग जाएगा। लगभग अगर आप पढ़ने वाले हैं तो 5 मिनट में पूरा पेपर आप पढ़ ले जाएंगे। अब देखिए, सभी प्रश्न इसमें से करना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे भी होंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। क्या पढ़े होंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 1 से 8 तक बहुविकल्पी प्रश्न है, मतलब 8 प्रश्न आपको ऐसे दिखेंगे जो बहुविकल्पी होंगे। 9 से 16 तक ये संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, कोई इसमें आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। और मॉडल पेपर में थोड़ी बाई मिस्टेक, थोड़ी सी भी गलती आपको लग जाए कहीं पर, उसको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग हुआ है पूरा पेपर, तो टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक आपको चल जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ तक कोशिश किया है कि कोई कहीं पर भी आपको एरर देखने को ना मिले, क्योंकि आप लोगों ने हम अपने कमाई का, अपने पिताजी की कमाई का, अपने मम्मी पापा की कमाई के 101 रुपये आपने दिया है मुझे। जब आपने ये दिया है तो आपकी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में, प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। मतलब अगर इनके प्रश्नों की बात करें तो लघु उत्तरीय के, तो उसको कितने 20 शब्दों में आपको देना है। अगर 17 से 22 तक बात करें तो इसको 50 शब्दों में। अगर 23 से 24 की बात करें तो ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इसमें 150 शब्दों में आपको देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 एवं मानचित्र कार्य आपके होंगे, वो मानचित्र कार्य के भी उत्तर हम आपको बताएंगे। और एक ऐसी वीडियो लाएंगे जहां पर हम पूरे मानचित्र को सलूशन कराएंगे, अभी नहीं, एग्जाम के 15 दिन पहले, क्योंकि अभी आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय उसमें नहीं लेगा आपका, वो कहीं पर भी आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए, सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तर पुष्टि करना है आपको, ठीक है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न से, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। श्री गणेश करते हैं और प्रश्नों को पढ़ते हैं, और आप लोग भी मन लगाकर पढ़ने का एक एक शब्द मेरे सुनिएगा और एक एक शब्द को मेरे दिमाग में बैठाइएगा। आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमें चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। मैं आपको समझाते हुए, अच्छी तरीके से पढ़ाते हुए चलूँगा, और ये सारे क्वेश्चंस आप लिख लीजिएगा। मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? प्रकृति की, सॉरी, यहाँ पर प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। देखिए, अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल मतलब जो हमारे पृथ्वी का जो क्या है स्ट्रक्चर है या जो ढांचा है, वो भूगोल, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। अगर भूगोल की हम संकल्पना करते हैं तो प्रकृति की जो सर्वोच्चता है किसमें विश्वास करती है? अगर अगर हमारी प्रकृति है, प्रकृति अगर जैसे प्रकृति में सूर्य हो गया, चांद हो गया, अगर सूर्य है तो देखिए, जैसे धरती पर क्या होता है, यहाँ पर आएंगे तो सुबह होता है, शाम होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। तो ये पर्यावरण का एक निश्चय अंग है कि हाँ, जो हमारी पृथ्वी घूम रही है निश्चित अक्ष पर ही घूम रही है। अगर वो अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो आप कभी जी पाएंगे, पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आंसर पर्यावरणीय निश्चयवाद आप कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? इसमें से मतलब 4 ऑप्शंस में से, ये नहीं बता देना कि आप कोई भी प्रश्न लेकर कर दी, मतलब जो ऑप्शंस दिए हैं ना, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो अधिक जनसंख्या रखता है? तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का उपागम नहीं है? देखिए, जो मानव विकास का उपागम मतलब जैसे देखिए, आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम या आपका स्वास्थ्य उपागम, ये मानव विकास का उपागम नहीं है, ठीक है ना। मतलब जैसे आपका कोई कल्याण कर दिया, आपकी जो क्षमता है वो हो गया, आपका स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य उपागम आपका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर पार साइबेरियन रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है? मतलब जो हमारा कौन सा ऐसा नगर पार साइबेरियन रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है, आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, मॉस्को, ओमस्क, टोमस्क या चीता। ये चीता वो नहीं है, ये आपका जगह है, ठीक है ना, रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है। कौन सा चीता आपका अवस्थित नहीं, ये जगह है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जो जनसंख्या का घनत्व है ना सबसे अधिक पाया जाता है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? केरल हो जाएगा। कौन सा राज्य आपका? केरल हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या
सर्वाधिक पाई जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं माया नगरी मुंबई या महाराष्ट्र आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर दीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाएंगे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खनिज तेल उत्पादक में संबंधित नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो खनिज तेल उत्पादक में संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, आपको इसका आंसर भी बताना है। ठीक है ना, इसका आंसर भी बताना जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन असम है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका क्या है गुजरात हो जाएगा, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा राजस्थान। अगर इसके आंसर की बात करें, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल आपका हो जाएगा। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? मार्मागांव, मंगलुरु, हल्दिया या तूतीकोरिन? ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, हल्दिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हल्दिया हो जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं जिसमें आपको 20 शब्दों में लिखना होगा। देखिए प्रकृति का मानवीकरण क्या है? अब प्रकृति का जो मानवीकरण है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे वो आपको यहाँ पर हम बताएंगे। देखिए इसका अर्थ है प्रकृति को मानवीय गुणों या भावनाओं के साथ जोड़ना। मतलब जैसे आप कहेंगे कि आप कोई पेड़ कर, कोई हमारे प्रकृति में पेड़ उगा हुआ है, पेड़ को यार काट रहा है कोई, तो एक व्यक्ति काट रहा है, एक व्यक्ति जाएगा उसको बचाएगा। तो यहाँ पर पेड़ के प्रति जो मानवीय भावनाएं हैं वो दर्शाता है कि पेड़ के प्रति, ऐसे पेड़ों को माता या पिता कहना, नदी को देवी कहना, देखिए ये जोड़ने वाली बात हो रही है। तो यह प्रकृति के प्रति सम्मान और उसके जुड़ाव की भावना को दर्शाता है। अगर आप शब्दों को पहचानना जान गए ना, तो एग्जाम में ये चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही रटने वाली चीज़ें हैं। इसको आपको समझना है, हमेशा समझना है। ठीक है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति को मानव से जोड़ दीजिए, धरती हमारी माँ है, ठीक है, नदी हमारी देवी, इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। तो यही है प्रकृति का मानवीकरण। जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय आपको करना है। अब भाई जनसंख्या बढ़ रही है, उसका उपाय क्या है, तो आप अपने से समझ जाइए। जब आप अपने से नहीं समझ रहे हैं तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। जन्म दर कम करना, मतलब कि जन्म दर कम करना, मतलब जो हमारी लड़के कम पैदा करना, मतलब जैसे परिवार नियोजन के तरीकों को बढ़ावा देना, मतलब परिवार में दो हम हमारे दो की नीति को अपनाना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, ये चीज़ें करना चाहिए। मृत्यु दर बढ़ना, मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और स्वच्छता अभियान आदि आपका, ये सारी चीज़ें आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। रोपण कृषि की 2 फसलें कौन कौन हैं? मतलब रोपण कृषि की 2 फसलें कौन कौन हैं आपको ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे रोपण फसलों कौन कौन से। देखिए चाय हो गया और कॉफ़ी हो गई। साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है? साइबर स्पेस इंटरनेट क्या होता है? तो साइबर स्पेस इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। मतलब अगर हम साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है इसके बारे में बात करें, सारे क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आपके लिए दिन रात जी तोड़ के मेहनत की जा रही है ताकि आप लोग अच्छे नंबर पा जाएं और अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएं। साइबर स्पेस इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। इसके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और विभिन्न सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विभिन्न सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख संवर्ग क्या हैं? जो भारत की हमारी श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख संवर्ग क्या हैं? कृषि श्रमिक, उद्योग श्रमिक और सेवा क्षेत्र श्रमिक आपका हो जाएगा। गुच्छित बस्तियां क्या हैं? तो गुच्छित बस्तियां क्या होती हैं? वे बस्तियां जो किसी विशेष भौगोलिक विशेषता के आसपास विकसित होती हैं। मतलब जैसे कोई भौगोलिक, वहाँ पे भौगोलिक विशेषता है, मतलब जैसे कि नदी हो गया, पहाड़ हो गया, पहाड़ों पर भी लोग जाकर बसते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि गुच्छित जो हमारी बस्तियाँ हैं वो होती हैं। जैसे नदी, पहाड़ आदि, इन बस्तियों में घर एक दूसरे से बहुत करीब होते। भारत में भू उपयोग के प्रमुख संवर्ग कौन कौन हैं? जैसे कृषि भूमि हो गया, वन भूमि हो गया, बंजर भूमि हो गया, आवासीय भूमि हो गया और औद्योगिक भूमि आपका हो गया। भारत में जल प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं?
अगर भारत की बात करें तो हमारे भारत में जो जल प्रदूषण है इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला देखिए, औद्योगिक अपशिष्ट मतलब औद्योगिक कचरा, जैसे कहीं पर चमड़े की फैक्ट्री है, अब वहाँ चमड़े का गंदा पानी निकल कर नदियों में आप भेज रहे हैं, गंगा जी में भेज रहे हैं, तो ये औद्योगिक अपशिष्ट आपका हो जाएगा। उद्योगों से निकलने वाला कचरा नदियों और तालाबों में मिलकर जल को प्रदूषित करता है, ये आप समझ सकते हैं। कृषि अपवाह की बात कर लेते हैं। खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों और उर्वरकों का पानी में मिलना। अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित विषयों पर गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। मतलब जैसे अगर खेती कर रहे हैं, देखिए ये आप अभी इसको आप भूल जाइए, मतलब इसका कहने का मतलब मेरा ही मैंने लिखा है, मतलब अभी आपका इसका मतलब बताएंगे। जो कृषि आप कर रहे हैं, कृषि में क्या कर रहे हैं, कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का जब आप उपयोग करेंगे तो हमारी जो कृषि है, जो मिट्टी है ना, वो क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। जनसंख्या लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे, और हाँ, यहाँ पर आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, किसी से कम नहीं दिया जाएगा और सबसे ज़्यादा आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। और जैसा कि आपको वादा किया गया है, आपको सारी चीज़ें डिलीवर की जाएंगी और समय से की जाएंगी और सारे सब्जेक्ट को पूरा किया जाएगा। और हाँ हाँ, जैसे शिवम सर ने वादा किया है कि आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, तो वो सारे सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे यार। डंके की चोट पर कहते हैं कि इस बार आपको हम लोग 90% आपको नंबर दिला कर जाएंगे, इसी से फंसा देंगे। जो आपके क्वेश्चंस हम लोग रात दिन एनालिसिस करके बना रहे हैं ना, वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर मैटर करती है। देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब देखिए, पहला भौगोलिक कारक, जैसे जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृत, पहाड़ी मैदान, ये सारी चीज़ें हो गई। मतलब जैसे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे अगर आपकी जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे जलवायु, मिट्टी, स्थलीकृत, पहाड़ी मैदान। आर्थिक कारक, रोजगार के अवसर, कृषि और उद्योग का विकास, जिससे रोजगार में कमी आ गई तो जनसंख्या भूखी मरेगी, ठीक है ना। कृषि कम हुआ, उद्योग कम हुआ तो जनसंख्या भूखी मरेगी। सामाजिक कारक, जैसे सांस्कृतिक विविधता, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। तो जैसे जनसंख्या वितरण कैसे होता है, सांस्कृतिक विविधता, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, इस तरीके से लोग बढ़ जाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं आपका हो जाएगा। राजनीतिक कारक आपका, ये सरकारी नीतियां, राजनीतिक स्थिरता आपका हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं में भी आपका हो, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा। कुछ लोग ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आता है, कुछ लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, और कुछ लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर सूखा बहुत ही ज़्यादा आता है। विश्व के वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र को लिखिए। किसके, वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र को लिखना है। जैसे यूरोप में, जैसे विशेषकर जैसे आपका क्या हो जाएगा, नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस आपके हो जाएंगे। यहाँ पर जो वाणिज्य डेयरी है वो कृषि की जाती है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में डेयरी उत्पादों का प्रमुख, मतलब जो दूध वाले उत्पाद हैं, वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा होता है। अमेरिका में विशेषकर कैलिफोर्निया और विकांसिन में आपका हो जाएगा, जहाँ दूध उत्पादन प्रमुख कृषि गतिविधि है भारत में, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए, उपग्रह के महत्व का वर्णन कीजिए। उपग्रह संचार के महत्व का वर्णन कीजिए। तो उपग्रह संचार का महत्व दूरदर्शन, रेडियो प्रसारण, इंटरनेट और संचार सेवाओं के लिए अत्यधिक है, ठीक है ना। और यह बृहद क्षेत्र में डेटा और जानकारी के त्वरित आदान प्रदान में मदद करता है। मतलब जैसे जो उपग्रह, जो हमारी, आप लोग इंग्लिश में ज़्यादा समझेंगे, सैटेलाइट जिसे आप कहते हैं। सैटेलाइट क्या होता है कि जाकर ये ऊपर हम लोग भेज देते हैं स्पेस में, वहाँ से हम लोग नीचे क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं फ़ोन से, सारी चीज़ों का नेटवर्क हम ऊपर से ही लेते हैं। विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में यह वैश्विक स्तर पर आपातकालीन संचार और मौसम की जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप का वर्णन कीजिए। तो भारत के निर्यात संगठन में समय के साथ बदलाव आया है। पहले भारत का निर्यात मुख्य रूप से कृषि उत्पादों जैसे वस्त्र, मसाले, चाय, कॉफ़ी पर आधारित था। अब इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, रसायन, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक उत्पादों की महत्वपूर्ण भागीदारी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव और व्यापार नीतियों में सुधार ने निर्यात को महत्वपूर्ण विविधतापूर्वक बना दिया है। भारत में वायु प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो भारत में वायु प्रदूषण मुख्य रूप से औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वाहनों से होने वाले प्रदूषण और कृषि में जलने की प्रक्रिया के कारण
धूल, कोयला जलाने में होने वाला प्रदूषण और रासायनिक तत्व वायु में घुलकर स्वास्थ्य एवं प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जैसे देखिए, जैसे ठंडे मौसम में, जैसे सर्दियों में प्रदूषण स्तर और भी अधिक बढ़ जाता है। सर्दियों में जो प्रदूषण स्तर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और भी अधिक बढ़ जाते हैं, और जिससे धुंध और स्मॉग की स्थिति बनती है। भारत में सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए। तो भारत में सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य उन क्षेत्रों का विकास करना है जो सूखा और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो सकते हैं। किससे? सूखा और जलवायु से प्रभावित हो सकते हैं। इसमें जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, कृषि में सूखा सहनशील फसलों का प्रचार और किसानों के लिए सूखा प्रबंधन योजना शामिल है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन और जीवन यापन की परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए संचालित होता है। विस्तृत प्रश्न की बात करेंगे। अब देखिए, जनसंख्या की बात आ रही है ना, तो ये आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको एक आइडिया देंगे कि कैसे आपको आंसर को लिखना है। अगर विस्तृत प्रश्न की बात आती है तो जनसंख्या परिवर्तन के घटकों की विवेचना कीजिए। देखिए, हम आप लोग बहुत घुमाएंगे नहीं, कंटेंट पर काम करना है यार, आपको पास करना है, टॉप कराना। तो आप कंटेंट पर फोकस करिए, ना कि आपको उस वीडियो पर फोकस करना जो लंबी लंबी बातें करते हैं और कंटेंट कम देते हैं। आपको यहाँ पर कंटेंट बेहतर मिलेगा, भरपूर मिलेगा। ठीक है, चलिए। जनसंख्या परिवर्तन जनसंख्या की संख्या में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है और यह मुख्यतः 3 घटकों द्वारा प्रभावित होता है: जन्म दर, मृत्यु दर और अप्रवासन आपका हो जाएगा। जन्म दर की बात करेंगे, यह किसी देश या क्षेत्र की एक निश्चित अवधि यानी आमतौर पर प्रति 1000 जनसंख्या पर यानी कि अवधि में जन्मों की संख्या को दर्शाता है। उच्च जन्म दर का मतलब है कि उस क्षेत्र की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। मतलब जहाँ पर एक निश्चित एरिया बना देते हैं, उस निश्चित एरिया में समय निर्धारित कर देते हैं, उस समय में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और जो जनसंख्या है वो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसी से हम निकाल लेते हैं। जन्म दर पर सांस्कृतिक, सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभाव होता है। यदि परिवार नियोजन के उपाय कमजोर हों या स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त हों तो जन्म दर उच्च हो सकती है। मृत्यु दर की बात करेंगे, यह किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय आमतौर पर प्रति 1000 जनसंख्या मृत्यु दर को दर्शाता है। उच्च मृत्यु दर सामान्यतः खराब स्वास्थ्य सेवाओं और कुपोषण या प्राकृतिक आपदाओं को कारण होती है। मृत्यु दर का गिरना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा सेवाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं में सुधार के कारण होता है। अप्रावसान की बात करेंगे तो अप्रावसान उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से स्थानांतरित होते हैं। अप्रवासन यहाँ पे माइग्रेशन जिसे कहते हैं, जैसे आप कमाने के लिए बाहर जाते हैं, कोई इस गांव में रह रहा है दूसरे गांव में चला गया, कोई इस शहर में रहा दूसरे शहर में जाकर रहने लग गया, तो इस तरीके से अप्रवासन कहते हैं, अप्रवासन कहते हैं। ठीक है ना। और अप्रवासन देखिए, यह उत्प्रेरक रूप में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारक हो सकते, मतलब जैसे कि सामाजिक दबाव से भी लोग चले जाते हैं। आर्थिक रूप से अगर यहाँ पे काम कम मिल रहा है तो लोग दूसरी जगह पलायन करना चाहते हैं। पर्यावरणीय कारक भी हो सकते हैं। अप्रवासन से किसी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि या घटावट हो सकती है और यह जनसंख्या संरचना को भी प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, आर्थिक अवसरों की तलाश में लोग शहरी क्षेत्र में आकर जनसंख्या वृद्धि कर सकते हैं, जबकि युद्ध या अकाल के कारण लोग अपने गृह प्रदेश में पलायन कर सकते हैं। भारत में रेल परिवहन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में रेल परिवहन एक महत्वपूर्ण और विशाल परिवहन प्रणाली है जो देश के विभिन्न भागों को जोड़ती है और देश की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। विस्तार और नेटवर्क की बात करेंगे। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है। भारत में रेलवे नेटवर्क लगभग हर राज्य और क्षेत्र को जोड़ता है और यह ग्रामीण, शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच आवागमन की सुविधा प्रदान करता है। इसकी कुल लंबाई करीब 67,000 किलोमीटर से भी अधिक है। आर्थिक और सामाजिक महत्व की बात करेंगे। रेल परिवहन का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। यह सस्ती और समृद्ध यात्री सेवा के साथ साथ भारी माल परिवहन का माध्यम भी है। रेल द्वारा कोयला, खाद्यान्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं का परिवहन होता है जो उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। पारदर्शिता और सुरक्षा की बात करेंगे। रेलवे भारत के अधिकांश स्थानों पर पारदर्शिता और सुरक्षा के स्थान साथ यात्रा करने का एक विश्वसनीय तरीका है।
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे सिग्नल सिस्टम और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विभिन्न उपकरणों की स्थापना। लोकप्रियता और किफ़ायती। भारतीय रेल किफ़ायती यात्रा का सबसे सामान्य तरीका है, खासकर गरीब और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के लिए। यहाँ तक कि यात्री वर्ग में कई विकल्प होते हैं, जनरल, स्लीपर, 3 AC, 2 AC, 1 AC, जो विभिन्न बजट को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध है। इसके अलावा सरकार की तरफ से कई योजनाएं और सब्सिडी भी हैं जो गरीबों को सुविधा प्रदान करती है। ये चीज़ें आप अपने से भी समझ कर लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें आपको रोकथाम नहीं है। विकसित और आधुनिकीकरण की दिशा में बदलाव। भारतीय रेलवे का धीरे धीरे आधुनिकीकरण हो रहा है। उच्च गति ट्रेनें बन रही हैं, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट रेलवे स्टेशनों और डिजिटल टिकटिंग जैसी सुविधाएं इसकी प्रमुख विशेषताएं बन रही हैं। इसके अलावा रेलवे ट्रैक को भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि यात्रा को अधिक सुगम हो सके। अथवा हम बात करेंगे भारत में लौह अयस्क के उत्पादन व वितरण का वर्णन। देखिए, हमने अब बहुत सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास, अथवा वाले प्रश्न भी नहीं छोड़े हैं, ठीक है, आपके लिए। भारत लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। लौह अयस्क का उत्पादन और वितरण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उद्योगों, विशेष रूप से इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में काम करता है। इसके प्रमुख पहलू निम्नलिखित है। कौन से प्रमुख क्षेत्र? भारत में लौह अयस्क का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य प्रदेश से होता है। ओडिशा और झारखंड राज्य इस्पात उद्योग के लिए प्रमुख स्रोत है, जबकि कर्नाटका और छत्तीसगढ़ में भी लौह अयस्क बड़े भंडार पाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे, उत्पादन के प्रकार। भारत में लौह अयस्क मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट लौह अयस्क का सबसे सामान्य रूप है और इसे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। यह लौह धातु की गुणवत्ता में उच्च होता है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क की गुणवत्ता में कुल कमी होती है, लेकिन यह किफ़ायती होता है। वितरण और उपयोग की बात करें, लौह अयस्क का वितरण उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां इस्पात उद्योग स्थित है। प्रमुख इस्पात उत्पादक संयंत्र जैसे टाटा स्टील, जमशेदपुर, सेल, भिलाई, राउरकेला और भद्रावती लौह अयस्क के उत्पादन और उपयोग में लगे हुए हैं। इसके अलावा लौह अयस्क का निर्यात भी होता है और भारत वैश्विक बाजार में इसका प्रमुख निर्यातक है। आर्थिक महत्व की बात करेंगे, लौह अयस्क भारत की औद्योगिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उपयोग इस्पात बनाने के लिए किया जाता है, जो निर्माण, वाहन निर्माण और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में काम आता है। इसका उत्पादन और वितरण रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास और वैश्विक व्यापार में योगदान करता है। इस प्रकार भारत में लौह अयस्क का उत्पादन और वितरण देश की औद्योगिक वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब मानचित्र संबंधी कुछ आपके प्रश्न हैं। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या 2023 वाला देश चीन आपका हो जाएगा। भारत का राजधानी नगर टोक्यो आपका हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख समुद्री पत्तन सिंगापुर। उत्तर अमेरिका की एक प्रमुख नदी मिसिसिपी नदी। यूरोप का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक 2019 वाला देश नॉर्वे आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। और ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए कर लीजिएगा, ठीक है ना। और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत, जापान की राजधानी टोक्यो, वही सारे प्रदेश हैं। देखिए, इसमें आपको दो मैप मिलते हैं, मतलब लगभग प्रश्न आपके सेम होंगे। दो मैप आपको मिलेंगे, एक भारत का मैप मिलेगा, ठीक है ना, जिसमें भारत की चीज़ें पूछी जाएंगी, और एक विश्व का मैप मिलेगा, उसको विश्व में आपको दर्शाना होगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।